Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our question answer from the question number 5. That is, when does anaerobic respiration occur in man and yeast? Anaerobic respiration मैन के अंदर और यीस्ट के अंदर कब होती है? ठीक है, देखो मैन के अंदर तो कब होगी? जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? हैवी एक्सरसाइज करते हैं। उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी हो जाने के कारण जो मसल सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? और यीस्ट के अंदर तो एनारोबिक कंडीशन होती है, तो वहां पे क्या है? ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है। तो एनिमल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in situation of deficiency of oxygen during heavy exercise and when pyruvic acid is reduced to lactic acid by the enzyme lactate dehydrogenase। जब लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से तो कौन सा एंजाइम काम करता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, यीस्ट के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन है जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है CO2 में एंड इथेनॉल में। कौन सा एंजाइम होता है? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दो एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिलीज मोर एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन? अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्लस 0.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाना है। सबसे पहले लगाना है कि कौन कम रिलीज करेगा एनर्जी ऑक्सीडेशन होने के बाद। तो देखो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन सबसे कम करेगा, फिर 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, फिर 1 ग्राम ग्लूकोज, देन 1 ग्राम फैट प्लस में 0.5 ग्राम ग्लूकोज। तो ये क्या होगा? ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, the product of aerobic glycolysis in skeletal muscle and anaerobic fermentation in yeast are respectively। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है स्केलेटल मसल के अंदर। ठीक है, मसल के अंदर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होगी तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड बन गया। ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब स्केलेटल मसल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो लैक्टिक एसिड में बनेगा। ठीक है, और पायरुविक एसिड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कम बनेगा यीस्ट के अंदर जब क्या होती है? फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, if a person is feeling dizzy, glucose or fruit juice is given immediately but not a cheese sandwich which might have more energy, explain। जब एक पर्सन को डिजी फील होता है, ठीक है, मतलब जैसे चक्कर सा आना, फेंट जैसा लगता है, तो ग्लूकोज या फ्रूट जूस दिया जाता है। चीज सैंडविच क्यों नहीं दिया जाता? जबकि चीज सैंडविच में ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको आगे ब्रेक डाउन करने की नीड नहीं है। वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर जाकर के इंस्टेंट सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन चीज सैंडविच को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक एक लंबा टाइम हो जाएगा कि एक सिक पर्सन को एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या है? ग्लूकोज और फ्रूट जूस जो है दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट। तो यही आंसर में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट? मोर एफिशिएंट मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि ये एटीपी 38 एटीपी देता है ग्रोस और नेट हमें देता है 36 एटीपी। दैट्स व्हाई इट इज एन एफिशिएंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, 36 एटीपी देता है। फर्मेंटेशन में हमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं एटीपी के, जो इसके कंपैरेटिवली कम है। दैट्स व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, पायरुविक एसिड is the end product of glycolysis.
ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, करेक्ट। व्हाट आर द 3 मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ पायरुविक एसिड अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस? राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द डायग्राम। ग्लूकोज से क्या बन गया बेटा? पायरुविक एसिड बन गया। 3 क्या मेटाबॉलिक फेट क्या रहेगा? पहला तो एसिटाइल कोएंजाइम बना करके आगे CO2 और वाटर बना सकता है, जब कौन सी कंडीशन होगी? एरोबिक। क्लियर है? दूसरा, अगर मसल सेल की बात हो रही है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और अगर यीस्ट सेल की बात हो रही है तो क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा, प्लस में CO2। यहां पे 2 ATP एनर्जी मिलेगी हमें, यहां पर 2 ATP एनर्जी मिलेगी हमें, और यहां पर हमें मिलेगी 36 ATP। क्लियर है? तो देखिए 3 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन आर लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। लैक्टिक एसिड तो बनेगा एनारोबिक कंडीशन में स्केलेटल मसल के अंदर, अभी बताया था। इथेनॉल बनेगा एनारोबिक कंडीशन में यीस्ट के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा जो पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम ए उसको कैरी करता है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर क्या बना देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और CO2 रिलीज होती है और एक NADH2 रिलीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द एनर्जी यील्ड इन द टर्म्स ऑफ ATP is higher in aerobic respiration than during anaerobic respiration. Why is there anaerobic respiration even in organisms that live in aerobic conditions like human beings and angiosperm? कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे ATP ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक कंडीशन। लेकिन व्हाई इज देयर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक कंडीशन लाइक ह्यूमन बीइंग एंड एंजियोस्पर्म? भाई वो ह्यूमन बीइंग, वो एंजियोस्पर्म जिसके अंदर एरोबिक कंडीशन है, लेकिन वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है? देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की जो ATP की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी होती है यानी कमी होती है, तो मसल सेल लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, और थोड़ी थोड़ी नीड्स को वो क्या है? पूरा करती रहती है। ऐसे ही यीस्ट सेल एनारोबिक कंडीशन के अंदर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तब इथाइल अल्कोहल और CO2 को बनाती है। क्लियर है? तो नॉर्मल कंडीशन में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, लेकिन सर्टेन कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन बट इट एंटर्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस एट द एंड। डिस्कस। हमने कहा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है रेस्पिरेशन तो एरोबिक, अदरवाइज एनारोबिक। ये एक क्या है हमारे पास पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कह रहा है कि जो ऑक्सीजन ना रेस्पिरेशन की बिल्कुल आखिर में यूज होती है, इस चीज को डिस्कस करिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रखती है ATP को बनाने के लिए, और ऑक्सीजन क्या है? एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये फाइनल एक्सेप्टर होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस का। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है, और मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा। O2 enters in the respiratory process at the end, though its presence is vital. बेशक से लास्ट में इसका रोल होता है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को अपने साथ कंबाइन कर करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। और ये एक क्या है? एक एसेंशियल चीज है, तभी हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से रिमूव होंगे, और मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी और स्पेस के अंदर बढ़ेगी, तभी क्या है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। क्लियर है? देखिए एट द एंड क्या है?
ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन को यहां से लेकर के यहां से मैट्रिक्स से रिमूव करती रहेगी। यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यहां पर इंक्रीज होती जाएगी। जब ये हाइड्रोजन आयन इधर मूव करेंगे तो क्या बनेंगी? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Respiration is an energy releasing and enzymatically controlled catabolic process which involves a stepwise oxidative breakdown of organic substances inside living cells. इतना हमने समझा कि रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, यस। कैटाबोलिक प्रोसेस है मतलब ब्रेकडाउन होता मॉलिक्यूल का, यस। एंजाइम कंट्रोल करते हैं, यस। स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज होती है, यस। इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इन्हें एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन? स्टेप वाइज मतलब पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, उसके बाद टीसीए साइकिल होगी, उसके बाद ईटीसी होगी। तो क्या है, स्टेप वाइज चल रही है चीजें। स्टेप वाइज जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। देखो पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रैब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लूकोज कई सीरीज ऑफ स्टेप से जाता है जो एंजाइम कंट्रोल करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट बनता है वाटर, एटीपी एंड CO2। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहां ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वर्ड यूज किया है। कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नॉर्मली लिविंग सिस्टम के अंदर मिलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेनली वही होते हैं बेटा जो कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं, या तो रिंग्स की फॉर्म में होते हैं या लॉन्ग चेन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ अटैच हो सकती है। जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब इनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। Respiration of glucose and fatty acid is called the floating respiration. ग्लूकोज और फैटी एसिड की जब ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन होती है, उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब प्रोटीन और अमाइनो एसिड की रेस्पिरेशन होती है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट respiration is an energy producing process but ATP is being used in some steps of this process. Yes, वैसे तो हम कहते हैं रेस्पिरेशन एक एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस है, लेकिन कई स्टेप ऐसे हैं जहां पर एटीपी यूज होती है। जैसे कि जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो एक एटीपी का लॉस होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है तो एक एटीपी का यूज होता है। तो इसके ऊपर कमेंट करिए स्टेटमेंट के ऊपर। तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी कैटाबोलिक प्रोसेस विच अकर्स इन स्टेप वाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। Whenever biological system requires energy, it provided by hydrolysis of ATP molecule. When one ATP is hydrolyzed, it forms the ADP and one phosphate radical, thus produce 73 kilocalvin energy. So ATP is utilized only when it is required so as to maintain the respiratory balance sheet. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को बनाए रखने के लिए। अब देखो जहां पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बेशक से रेस्पिरेशन की प्रोसेस एनर्जी बनाएगी, क्या उसको खुद को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो बहुत सारे ऐसे स्टेप है जहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The figure given below shows the step in glycolysis. Fill in the missing steps A, B, C, D and also indicate whether ATP is being used up or released at step E. स्टेप E पे बताना है कि एनर्जी यूज्ड होगी क्या रिलीज होगी। तो A ये है हमारा, अभी बताया मैंने। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बी क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर इससे क्या बनेगा? ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा जो ट्राइओस है, एक फॉस्फेट इसके पास चली जाएगी, फिर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ई कहां पे है भाई? वेयर इज ई? एट स्टेप ई। ओके, आंसर में देखते हैं।
तो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा बी, सी में क्या बनेगा पीजीएल फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सी हो गया। फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में फिर एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक है, और ई ये वाला स्टेप है। स्टेप ई में क्या है, एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अप। नहीं बेटा, यहां पर क्या होगा, एनर्जी बनेगी। फोस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनेगा तो एटीपी बनेगी, सिंथेसाइज होगी। यहां पे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 स्टेप में एनर्जी यूज होती है। एक बार ग्लूकोज में जब एक फॉस्फेट जुड़ता है और जब फ्रक्टोज में एक दूसरा फॉस्फेट जुड़ता है, तो यहां पर एटीपी यूज होती है, अदरवाइज सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Why is respiratory pathway referred to as an amphibolic pathway? रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों पाथवेज होते हैं, कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक, यानी कि ब्रेकडाउन भी होता है और सिंथेसिस भी होता है। देखो कैसे, एम्फी मीन्स बोथ, बोल मतलब थ्रू, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस। अब ये देखो, पहले इसको समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज से बना पायरुवेट, पायरुवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में गया, CO2 बनी। ठीक है, अब अगर मैं फैट की बात करूं तो फैट जो है 2 में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो ग्लिसरॉल इस स्टेप पे क्या है, एंटर कर सकता है इस प्रोसेस में। फैट्स क्या है, फैटी एसिड जो है यहां से क्या है कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, कौन से में, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये इस स्टेप से ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होके हमें CO2 मिल रही है, उसी तरह दोनों तरफ फैट भी टूट करके इसी में इन्वॉल्व होके हमें CO2 दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मुझे फैट बनाना है और इसके लिए चाहिए मुझे फैटी एसिड, और फैटी एसिड के लिए मुझे क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो मैं क्या करूंगी, इस सबस्ट्रेट को यहां से निकाल लूंगी और क्या बना दूंगी, फैटी एसिड। तो सिंथेसिस भी हो रही है, यानी कि एनाबोलिज्म। दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर है? देखो, ग्लूकोज इज द फेवरेट सल्फेट सबस्ट्रेट, सल्फेट नहीं सबस्ट्रेट for respiration, as carbohydrate are first converted into glucose prior to use for respiration. respiration के पाथवे में जाने से पहले ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। फैट जो है कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, जो आगे डिग्रेड हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। प्रोटीन डिग्रेड हो जाएंगे अमाइनो एसिड में। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कैटाबोलिक प्रोसेस। अगर फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने की जरूरत पड़ी तो हम इस पाथवे से एसिटाइल कोएंजाइम को विड्रॉ कर लेंगे, तो एक ऐसी प्रोसेस हो जाएगी एनाबोलिक। तो दोनों चीजें हो रही हैं, दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड द एम्फीबोलिक पाथवे। क्वेश्चन नंबर 10, वी कॉमनली कॉल ATP एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एनर्जी कैरियर्स प्रेजेंट इन अ सेल? यस, हमने बात की थी NADH2, FADH2, जो ETC में जाकर के हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ATP प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज अ रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल मतलब सबस्ट्रेट जो हमारा मॉलिक्यूल है जो आगे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जाएगा, उसी सबस्ट्रेट से हमने क्या ले ली, फोस्फेट ग्रुप ले लिया। दैट इज नोन एज द सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसाइन ट्रांसफॉस्फेट और गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर एंड डोनेशन ऑफ ए फोस्फोराइल ग्रुप टू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट फ्रॉम अ फोस्फोराइलेटेड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब मेरा ये सबस्ट्रेट है,
इस सबस्ट्रेट से मैं फोस्फेट ले करके एडीपी को दे रही हूं और एटीपी बना रही हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस के अंदर दो रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन देखा गया है। जब 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फोस्फोग्लिसरिक एसिड में गया, यहां पर 1,3 यानी कि 2 फोस्फेट है, यहां पे 2 यानी कि एक सेकेंड कार्बन पे यानी कि एक किसको दे दिया, एडीपी को दे दिया और उसने क्या बना दिया, एटीपी। तो सबस्ट्रेट से फोस्फेट गया है एडीपी के पास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। फिर 2-फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, सेकेंड कार्बन पे फोस्फेट रेडिकल है, उसने किसको दे दिया, एडीपी को, और क्या बना दिया, एटीपी। तो ये भी क्या है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। डू यू नो एनी स्टेप इन द टीसीए साइकिल वेयर देयर इज अ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, विच वन? कि टीसीए साइकिल के अंदर बताओ, वो तो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है, टीसीए के अंदर बताओ। टीसीए के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो क्या है, तो क्या है बेटा, ये रिएक्शंस देखी जाती हैं। अब यहां जीटीपी से क्या बनेगा, जीडीपी। क्या पूछा गया, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। देखिए बेटा, in an intermediate reaction of TCA cycle, succinyl coenzyme A is converted into succinyl, एक succinyl ग्रुप है और इसके साथ जुड़ा हुआ है कोएंजाइम A, कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में और एक जीटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा। जब ये टूट करके अलग होगा तो क्या बनाएगा, एक जीटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा। ये जीटीपी क्या बनाएगा, जीटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा और कोएंजाइम ए क्या है, बाहर निकल जाएगा। एंजाइम कौन सा काम करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस। जब इससे अलग होगा तो एनर्जी को जीटीपी में ट्रैप कर लिया जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में जीटीपी क्या करेगी, यहाँ पे कपल रिएक्शन चल रही है, भाई जीडीपी से जीटीपी बना, साथ साथ में ये जीटीपी क्या करेगा, एक फोस्फेट रेडिकल को एडीपी को दे देगा। किसको दे देगा, एडीपी को दे देगा और क्या बना देगा, एटीपी। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस साथ साथ चलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कपल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इन अ वे ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया हैव सिंथेसाइज्ड ऑल द फूड ऑन द अर्थ। कमेंट कि सारे ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अर्थ के अंदर जितना फूड होता है वो बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हेटरोट्रोप तो क्या होते हैं, जो ऑटोट्रोप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और ऑटोट्रोप कौन से, साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कुछ प्रिमिटिव सेल की ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमिले होते हैं, पिगमेंट होते हैं जो जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइक क्लोरोफिल ए, सी, फाइकोसाइनिन, फाइकोइराइथ्रिन। ये जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं वो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन कलर देते हैं और उनको कैपेबल बनाते हैं फूड को बनाने में, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल होती है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, और उससे क्या किससे बनता है, CO2, वाटर एंड लाइट एनर्जी से। सो बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। When a substance is being metabolized, why does not all the energy that is produced get released in one step? It is released in multiple steps. What is the advantage of step-wise release? अब step by step क्या है, ATP रिलीज हो रही है, एक बार में क्यों नहीं रिलीज हो गई बेटा। एक आप देखो, एक हमें डेली लाइफ एग्जाम्पल लेती हूं। 1 तारीख से काम शुरू होता है जहां हम जॉब करते हैं और 30th डे पे हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। फिर हमारा 1 तारीख को डे शुरू होता है, फिर 30th को हमें क्या मिलती है, सैलरी। अब 30th को जो सैलरी मिली वो मुझे 29 दिन तक चलानी है, ठीक है, तो मैं बहुत देख के उसको खर्च करूंगी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं किसी ऐसी जॉब में हूं जिसमें मुझे दूसरे चीज हर एक दिन कुछ ना कुछ क्या है, मुझे मनी मिल रही है, तो मेरी क्या जो प्रोसेस हो जाएगी, डेली लाइफ जो हो जाएगी मेरी, थोड़ी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी।
दूसरी बात, अगर कोई मेरे से मांगेगा, अगर किसी को पैसे की नीड है तो उसकी नीड को भी मैं पूरा कर सकती हूं, है ना। अब मान लो पहले दिन से लेकर के 30वें दिन तक ही सारी एटीपी बनेगी, तो वो मुझे अपने लिए ही खुद के लिए बचा के रखनी पड़ेगी, दूसरों को तो मैं दे ही नहीं सकती। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप अगर वो प्रोड्यूस होती रहे तो लिविंग सेल की जो प्रोसेस है वो एफिशिएंटली चलती रहेगी। देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो 4 फेजेस में होती है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और इनमें स्टेप्स होते हैं, हर एक फेज में स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स में क्या रिलीज होती है, एटीपी। एक पाथवे का प्रोडक्ट दूसरे पाथवे के लिए सबस्ट्रेट बनता है, और ये सबस्ट्रेट जरूरत पड़ने पर एंटर करवा दिए जाते हैं पाथवे में, या फिर वहां से विड्रॉ कर लिए जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। यानी कि जो एटीपी बन रही है कई बार उसको किसी दूसरे पाथवे में भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज रिलीज है एनर्जी का, जो क्या बनाती है, मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट, इज एक्सट्रैक्टिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रेस्पिरेशन रिक्वायर्स O2. How did the first cell on the earth manage to survive in an atmosphere that lacked O2? हम कहते हैं रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन जब पहली सेल बनी थी अर्थ के ऊपर तब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी नहीं, तो वो कैसे सरवाइव कर रही थी। अब देखो, ऑक्सीजन वाटर बनाती है, यानी कि वाटर ही क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी। जब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर से ही ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से मिलेगी। तो तब वाटर से ना लेकर के दूसरा कंपाउंड होता था H2S, जिससे क्या मिलती थी, जिससे सल्फर बाहर निकल जाता था, जिससे सल्फर बाहर निकल जाता था, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह सल्फर बाहर निकलता था। तो देखिए, रेस्पिरेशन ऑलवेज डज नॉट रिक्वायर O2, हमेशा O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनारोबिक कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, उसमें भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। जो पहली सेल बनी थी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थी, वो कीमोसिंथेटिक यानी कि इस केमिकल को यूज कर रहे थे वो, और H2S, NO2 नेगेटिव, इन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी ले रहे थे। क्या ले रहे थे, एनर्जी ले रहे थे। तो कीमोसिंथेसिस अकर्ड इन सल्फर बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग वे, कि 12 हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के, तब ग्लूकोज बनाया, ठीक है, और 12 सल्फर निकले और क्या बन गई, H2, ओके, 6 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इट इज नोन दैट रेड मसल फाइबर्स इन एनिमल्स कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली, हाउ इज इट पॉसिबल। जो रेड मसल फाइबर है, रेड क्यों होती है, सोच के देखा है कभी, उसके अंदर एक हीमोप्रोटीन होता है, दैट इज द मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ग्लोबिन वर्ड आपको पता है, हीमोग्लोबिन वाला ग्लोबिन, मायो मतलब मसल के अंदर जो होता है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, ऑक्सीजन को बाइंड करने की। जब मसल कांटेक्ट होती है तो ये ऑक्सीजन क्या है, मसल्स को दे देता है। तो देखो, बेसिकली हमारे पास 2 तरीके के मसल फाइबर होते हैं, रेड एंड व्हाइट। अब रेड मसल वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम कॉन्टिन्यूसली बिकॉज दीज मसल फाइबर आर डार्क रेड due to the presence of red hemoprotein, that is the myoglobin, which have the capability to bind and store oxygen as oxymyoglobin in the red fibers. Oxymyoglobin release oxygen for utilization during muscle contraction. माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए लंबे समय तक काम हो सकता है। इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। दे कैरी आउट कंसिडरेबल एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट एक्यूमुलेटिंग मच लैक्टिक एसिड, मतलब जब ऑक्सीजन इतनी मात्रा में है तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करानी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों करानी है, एरोबिक ही होगी। इसलिए लॉन्गर टाइम पीरियड तक जो है मसल कॉन्टेक्ट करती रहती हैं। दीज मसल फाइबर हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब कॉन्टेक्ट करने का जो रेट है वो कम होता है। कौन सी, ह्यूमन बैक एक्सटेंसर मसल्स, ह्यूमन के बैक में एक्सटेंसर मसल्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
The energy yield in term of ATP is higher in aerobic respiration than during anaerobic respiration. Of course, aerobic के अंदर complete breakdown होता है तो हमें 36 ATP मिलते हैं, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ATP भी 2 ही निकलते हैं, साथ में CO2 निकलता है, इथाइल अल्कोहल निकलता है. करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. RUBP कार्बोक्सिलेज, PEPcase, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ATPase, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हेक्सोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कुछ एंजाइम्स के नाम है. तो इनको हमने सेग्रीगेट करना है कि फोटोसिंथेसिस में कौन से यूज होते हैं, रेस्पिरेशन में या फिर दोनों में. अब RUBP कार्बोक्सिलेज तो फोटोसिंथेसिस में होता है भाई, ठीक है. PEPcase भी फोटोसिंथेसिस में होता है. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रेस्पिरेशन के अंदर. ATPase किसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के अंदर होता है. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रेस्पिरेशन के टाइम पे होता है. हेक्सोकाइनेज रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में होता है. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है. तो देखिए RUBP कार्बोक्सिलेज कहां होता है, फोटोसिंथेसिस में, जब CO2 को फिक्स किया जाता है C3 साइकिल में. PEPcase C4 प्लांट्स के अंदर होता है और फोटोसिंथेसिस में काम किया जाता है, जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड बनता है C4 पाथवे को फॉलो करके. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कब, रेस्पिरेशन के टाइम पे जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है. ATPase दोनों के अंदर, ATP तो दोनों में बनती है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है. तो दोनों में क्या है, दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके साथ प्रोटॉन पंप होता है, ATP सिंथेज होता है जो क्या बनाता है, ATP बनाता है. ETC में एनर्जी जो हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट से बनती है, ठीक है. तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के अंदर होता है. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके ओके ओके. जो फोटो सिस्टम पढ़ाए थे उसके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज थे जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे. हेक्सोकाइनेज कब होता है, जब ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो इस एंजाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डज अ ट्री ट्रंक एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरमेंट ऑल्दो इट लैक्स स्टोमेटा. जब स्टोमेटा नहीं होते ट्री ट्रंक पे तो वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करता है. तो जो ओल्ड ट्री ट्रंक होते हैं वो कवर्ड होते हैं डेड वुडी टिश्यू, दैट इज द कोर्क. एपिडर्मल लेयर जो होती है ट्री ट्रंक की वो रप्चर हो जाती है और जो आउटर कोर्टिकल सेल है तो लूजली अरेंज्ड होती है. इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेंटिसल्स. देखो ये जो एपिडर्मिस सेल है ये क्या हो जाती है, थोड़ी रप्चर हो जाती है. ये कोर्क है बाहर की, ये लूजली अरेंज्ड होती है. तो रप्चर, यहां से रप्चर हो गई तो क्या हो गई, कुछ जगह मिल गई जिससे बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है. इन्हीं को बोलते हैं लेंटिसल्स. यहीं से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. राइट टू एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या एनर्जी बनती है. तो देखो एक तो यहां बन रही है जो 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे फोस्फेट था, अब थर्ड कार्बन पे रह गया, यानी कि एक ATP में रिलीज हो गया. दूसरा जब फोस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में बदलता है तब क्या बनती है, एक ATP बनती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. नेम द साइट ऑफ पायरुवेट सिंथेसिस, ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन वेयरइन पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट एज कैटलिस्ट. पायरुवेट जब बनता है उस रिएक्शन को लिखिए. पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर बाय द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट का थ्रू अ 10 स्टेप रिएक्शन. फिर क्या है, जो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है वो कब काम करता है, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, मैग्नीशियम एंजाइम की प्रेजेंस में काम करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. रेस्पिरेटरी पाथवे इज बिलीव्ड टू बी कैटाबोलिक पाथवे, हाउएवर नेचर ऑफ TCA साइकिल इज एम्फीबोलिक. ये मैं बहुत अच्छे से पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारी बातें कि क्यों एम्फीबोलिक होती है, क्योंकि इसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों रिएक्शन चल रही होती है, दैट्स व्हाई दिस इट इज कॉल्ड द एम्फीबोलिक पाथवे. नेक्स्ट है, मेंशन द इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सी चलती है बेटा, एक तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रैब साइकिल में जाता है, CO2 रिलीज करता है, फिर इनसे जो NADH2
और FADH2 बनते हैं, वो क्या जाते हैं, ETC में जाते हैं, और ETC का होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर एक क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होके इसने क्या रिलीज की, CO2, साथ साथ FADH2 NADH2 रिलीज किए। अब इनसे ATP हमने बनवानी है तो कहां से जाना पड़ेगा, ETC के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें कि 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5, जो क्या होता है, ATPase होता है, जो क्या बनाएगा, ATP बनाता है। कॉम्प्लेक्स 1 में तो क्या करता है, NADH2 को तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, FADH2 को तोड़ता है। फिर इन कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन होते हुए फोर्थ कॉम्प्लेक्स से फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके दे दिए जाते हैं ऑक्सीजन को, मैट्रिक्स से क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन को ले लिया जाता है, और क्या बनता है, हमारा मेटाबॉलिक वाटर बनता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो 3 जगह से क्या है, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, मैट्रिक्स में कम होती है, तो एक ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट बनता है तो C5 कॉम्प्लेक्स है, वहां से जब हाइड्रोजन आयन स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टूटता है और क्या बनती है, ATP। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा। अब है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी ETC दिखाई हुई है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जिसमें ATP मोलिक्यूल बनता है। देखो ये रहा ATP मोलिक्यूल, इसके 2 पार्ट होते हैं, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं। यस, ये F नोट पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल है, यहाँ पे ATP बनता है, यानी कि कैटालिटिक साइट है। दिस इज द कैटालिटिक साइट। यहां से हाइड्रोजन मूव करने के लिए F नोट चैनल प्रोवाइड करता है, जैसे ही स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं तो क्या बनती है, ATP बनती है। So these are the short answer type question. In next video we will discuss about the long answer type of question of this chapter. Till then, keep studying, keep growing.